नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर हरिद्वार से है, जहां कांवड़ियों पर कल हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाएंगे। आपको बताते चलें कि मुख्यमंत्री खुद हरिद्वार पहुंचकर कांवड़ियों का चरण वंदन करेंगे। साथ ही शाम को ओम पुल पर भजन संध्या भी आयोजित की जाएगी। प्रशासन ने सभी कार्यक्रमों की तैयारी पूरी कर ली। देखिए, ये महादेव की यात्रा है, कावड़ यात्रा है, जो कि 1 महीने तक चलती है और एकदम मौसम ही खुशगवार होता है। हर जगह बम बम भोले और हर हर महादेव चलता है। तो ये हमारे उत्तराखंड में जो कावड़िए और जगह से आए हैं और राज्यों से आए हैं, उनका पुष्प बरसा कर हम स्वागत करेंगे। इससे हमारे महादेव और इष्ट को भी अच्छा लगेगा कि उनके श्रद्धा में आए हुए भक्तगण पे पुष्प वर्षा करी जाती है। तो पिछले वर्ष के भांति इस वर्ष भी हम उनका आगमन पे हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं पुष्प वर्षा के। माननीय मुख्यमंत्री महोदय लगभग 2 बजे के करीब यहाँ पे लैंड करेंगे। उसके बाद डामकोटी पहुँचेंगे और ओम पुल में, जैसा कि पिछले वर्ष भी प्रोग्राम हुआ था और इस वर्ष भी जो जितने भी कांवड़ श्रद्धालु हैं उनका चरण वंदन होना है। उस कार्यक्रम के बाद एक शिव संध्या का आयोजन पुलिस के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा आयोजित किया जा रहा है और वो लगभग 4 बजे करीब स्टार्ट होगा। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी जो है देहरादून के लिए प्रस्थान करेंगे और इसमें पूरे कार्यक्रम में 2-3 चरणों में, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिए हैं कि फूल वर्षा का भी कार्यक्रम है हेलीकॉप्टर के माध्यम से, और जो लगभग आपके ब्रह्मकुंड से लेकर पूरा हाईवे कवर करते हुए नासन बॉर्डर तक जाएगा और नासन बॉर्डर से लेकर दोबारा ब्रह्मकुंड की तरफ आएगा। तो ये फूल वर्षा हमारी होगी। अगली खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा पदयात्रा के समापन पर कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ साथ सांसद राहुल गांधी को निमंत्रण भेजा गया है। आपको बता दें कि 4 अगस्त को केदारनाथ धाम में पूजा पाठ और जलाभिषेक के साथ साथ यात्रा खत्म होगी। ऐसे में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने हाईकमान और राहुल गांधी को पदयात्रा में आने का निमंत्रण भेजा है। पूरी डिटेल अपने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को, अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को भेजी है। हमें खुशी होगी कोई इसमें शामिल हो जाए, हमें खुशी होगी और जैसी कोई सूचना आएगी तो हम आपको सबसे पहले उस सूचना को भेजेंगे और ऐसी व्यवस्था भी करेंगे कि आप भी शामिल हो। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। केदारनाथ धाम की प्रतिष्ठा को लेकर शुरू हुई कांग्रेस की पदयात्रा ने आज 5वें दिन रुद्रप्रयाग जनपद में एंट्री ली। पदयात्रा की अगुवाई कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा कर रहे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस की पदयात्रा का आज 5वां दिन है। रुद्रप्रयाग में आज पदयात्रा ने प्रवेश किया तो तमाम कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। खास बात यह है कि कांग्रेस के बड़े नेता, चाहे वो गणेश गोदियाल हो, रंजीत रावत हो, गणेश गोदियाल के साथ साथ करण माहरा हैं जो कि प्रदेश अध्यक्ष है, तमाम बड़े नेता इस यात्रा में चल रहे हैं। और खास बात यह भी है कि उनको व्यापक जन समर्थन भी मिल रहा है। 22 जुलाई से यात्रा शुरू हुई थी, आज 5वां दिन है और उसके बाद 4 अगस्त को केदारनाथ धाम में यात्रा समाप्त होगी। खास बात यह है कि इस बार इस यात्रा में तमाम मुद्दे हैं जो यहाँ पर कांग्रेस उठा रही है और कहा यह भी जा रहा है कि राहुल गांधी को भी इस यात्रा में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि राहुल गांधी इस यात्रा में शामिल होते हैं या नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि इस यात्रा से बीजेपी में बेचैनी जरूर है। खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश के प्रधान संगठनों के प्रतिनिधियों ने पंचायती राज निदेशालय में एक राज्य एक चुनाव के तर्ज पर त्रिस्तरीय पंचायत का कार्यकाल 2 साल बढ़ाए जाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन जारी है उनका। तो वहीं आज कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने प्रदर्शन कर रहे पंचायत प्रतिनिधियों को अपना समर्थन दिया। देखिए, विगत कई दिनों से प्रदेश के पंचायत प्रतिनिधि कार्यकाल बढ़ाने की मांग को लेकर और हरिद्वार के साथ अन्य जिलों में भी चुनाव कराने के सिलसिले में
धरने पर बैठे हुए हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी उनको अपना समर्थन दिया है। माननीय अध्यक्ष जी का पत्र मैंने उनके प्रतिनिधियों को सौंपा है और हमने कहा कि हम उनकी मांग के समर्थन में हैं और सरकार से मांग करते हैं कि कोरोना काल में भी पंचायतों का कार्यक्रम था वो प्रभावित रहा है, विकास कार्य प्रभावित रहे हैं और उनकी जो मांग है उस मांग को सरकार द्वारा गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए और पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाते हुए हरिद्वार के साथ ही पूरे प्रदेश में एक साथ पंचायत चुनाव होने चाहिए। इस मांग का हमने भी समर्थन दिया है और अपना समर्थन पत्र, माननीय अध्यक्ष जी का समर्थन पत्र मैंने पंचायत प्रतिनिधियों को सौंपा है। अभी हम 15 दिन से जो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन यहाँ पे चल रहा है, हमारी एक ही मांग है, एक सूत्री मांग कि उत्तराखंड में जो त्रिस्तरीय पंचायत जिसमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत है, इनका कार्यकाल 2 साल बढ़ाया जाए और 2 साल बढ़ाने का जो पूरा कानूनी आधार है वो भी हमने सरकार के सम्मुख रखा। पिछले 8 महीने से सरकार से बातचीत चल रही थी लेकिन सरकार किसी भी नतीजे पर अभी तक भी नहीं पहुँची है। इससे हम 15 तारीख से यहाँ पे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं और कल 30 तारीख को सारे उत्तराखंड के 89 विकास खंडों में विकासखंड कार्यालयों पर तालाबंदी का कार्यक्रम है और 3 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास घेराव का कार्यक्रम है। और इन कार्यक्रमों से, और ये बड़ा दुख का विषय है कि मुख्यमंत्री से बात करने के लिए भी हमको उनके आवास को घेरना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री को संगठन को वार्ता के लिए बुलाने में क्या दिक्कत है और पूरे उत्तराखंड की मीडिया कहते हैं कि भाई ये धाकड़ धामी है, आज ये कैसे डरपोक धामी बन गए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर जसपुर से है, जहां प्रदेश भर में नगर निकाय चुनाव की दौड़ तेज हो गई है। आगामी अक्टूबर महीने में निकाय चुनाव होना संभावित है, जिसको लेकर हर कोई अपनी तैयारियों में जुट गया है। चेयरमैन पद के दावेदार लोगों के साथ संपर्क में भी जुड़ने लगे हैं और सभी इस दौड़ में लग गए। जसपुर में विकास तो किसी से छुपा नहीं है कि कितने बुरे हालात रहे। जितने भी चेयरमैन पहले रहे उन्होंने विकास, शहर का विकास नहीं करा। उन लोगों ने अगर विकास करा है तो अपना और अपने परिवार का विकास करा है, अपने करीबी लोगों का विकास करा, अपने भाइयों का विकास करा है। उन्होंने शहर का विकास ही नहीं करा। और शहर के अंदर अगर 3 लड़के या 4 लड़के एक प्रत्याशी के साथ घूम रहे हैं तो अपना को चेयरमैन समझ रहा है। तो ये तो जनता बताएगी टाइम पर आने पर कि प्रत्याशी कैसा होना चाहिए और प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए कि नगर पालिका में जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार मुक्त नगर पालिका बननी चाहिए। हमारा नेता ऐसा होना चाहिए कि जो मूलभूत समस्याएं हैं जनता की, नगर पालिका के लोगों की समस्याएं हैं। सबसे बढ़िया बरसात का टाइम चल रहा है, आप देखिए हमारे जो कुछ क्षेत्र, कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर आदमी जा ही नहीं सकता, अपने घर के अंदर ही नहीं घुस सकता। कम से कम 2-2, 3-3 फुट का पानी उनके घर के सामने खड़ा है। यही चाहती है क्या चेयरमैन पढ़ा लिखा हो, तजुर्बेकार हो और जो उच्च अधिकारियों में बात कर सके, जनता की समस्या का समाधान करा सके। और जनता को क्या चाहिए, ये तो जनता ने सब देख लिया है कि 5 सालों में कितना विकास हुआ है या उससे पहले कार्यकाल में कितना विकास हुआ। जनता को बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैं भी तो एक जनता से जुड़ा हुआ आदमी हूँ और मैं तो यही चाहूँगा क्या जो मौके पर जितने भी प्रत्याशी खड़े हैं उसमें जो समझदार है और पढ़ा लिखा है, अधिकारियों से बात कर सके, तजुर्बेकार हो और विकास कर सके। बस जनता को और क्या चाहिए। नगर पालिका की जो चेयरमैन है मुमताज़ बेगम, उन्होंने इस 5 साल में बहुत अच्छे कार्यकाल करके दिखाया, शहर के विकास बहुत अच्छा कराया। जिसमें नंबर 1 उन्होंने एक एयरक्राफ्ट स्थापित कराया, एक तिरंगा झंडा लगवाया, एक आर्मी टैंक लगवाया और शहर के चारों तरफ तिरंगा झंडा खंभे 450 लगवाए और वाहन खरीदारी करी। नगर पालिका में एक कूड़ा डालने के लिए जगह नहीं थी, जगह खरीदी और सड़कें काफ़ी बनवाई, लाइट व्यवस्था, सफाई व्यवस्था चेयरमैन साहिबा ने बहुत अच्छी कराई। जो हमारी जसपुर की जनता को सोचना चाहिए कि कोई ईमानदार प्रत्याशी जसपुर में उतारे और किसी ऐसे वैसे चेयरमैन अध्यक्ष पद के लिए उन्हें दावेदार ना बनने दे बिल्कुल भी। हाँ, तो ये सही थोड़ी है, जिसे देखो वो चेयरमैन पद के उम्मीदवार हो रहे हैं। भाई जिसने काम कराया, 15 साल उमर सिद्दीकी ने काम कराया, कुछ नहीं कराया जसपुर शहर के लिए, कुछ भी नहीं कराया। हमारा 5 साल के कार्यकाल देख लो आप। ऐसा ईमानदार प्रत्याशी जसपुर को जनता को फिर सुनना चाहिए जो शहर का विकास आगे बढ़ सके। मेरे भाई, अक्टूबर में निकाय चुनाव संपन्न होना संभावित है। इसको लेकर सभी लोग अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं
और यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है कि कोई छोटा बड़ा इसमें कोई मायने नहीं रखता है। जो संविधान के अनुसार वरीयता रखता है, क्वालिफिकेशन रखता है, वो चुनाव में आ सकता है। रही जनता की बात, तो जनता पिछले 5 साल में अपना आप को ठगा महसूस कर रही है। जनता ने किस अपेक्षा से पिछली बार अपने जनप्रतिनिधि को चुन के नगर पालिका में भेजा था और जनता उनको भेज के अपना आप को कितना ठगा महसूस कर रही है, ये आने वाले चुनाव का परिणाम बता देगा। और जनता अपना मन बना चुकी है कि इस बार जनता एक पढ़े लिखे, तजुर्बाकार, शांत स्वभाव के व्यक्ति को चुनना चाहती है, जो जनता की बात सुने और उनका समाधान करे और जनता की बात को शासन प्रशासन में पहुंचाने का काम करे और उनकी तमाम समस्याओं को हल करने का काम करे। सीम सिद्दीकी है, मैं वार्ड नंबर 16 डेरिया का रहने वाला हूँ। ये बिजली घर के पीछे हमने नया मकान बनाया है। देखिए सर, शहर के लिए जो है ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो शहर के अंदर विकास कर सके, पढ़ा लिखा इंसान हो, क्योंकि शहर के अंदर अभी हमारा कुछ काम बहुत अधूरे हैं। जो शहर का विकास कर सके ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। शहर के अंदर समस्याएं बहुत हैं हमारे, तो जनता बेहतर जानती है। पिछला 5 साल का कार्यकाल रहा, उससे पहले भी 15 साल का कार्यकाल रहे हैं, तो बेहतर व्यक्ति जनता चुने। तो हम तो यही कामना करते हैं। और हमारे शहर के अंदर जो है बहुत बड़ी समस्या है, एक तो पाइपलाइन की बहुत बड़ी समस्या है, दूसरी हमारे शहर के अंदर लाइट की इस टाइम बहुत बड़ी समस्या चल रही है। मैं वार्ड नंबर 16 का निवासी हूँ। वार्ड नंबर 16 में लाइट की बहुत बड़ी समस्या है और यहाँ पे जो है ना पाइपलाइन की बहुत बड़ी समस्या है। पानी जो है ना गर्मी में बिल्कुल पानी खत्म हो जाता है, ये बहुत बड़ी हमारे यहाँ की समस्या है। तो जो इस चीज़ को देखेगा जनता उसको वोट देगी। देखिए वार्ड नंबर 16 हमारा जो है ना बहुत पिछड़ा हुआ वार्ड रहा, जैसे हमने उम्मीद करी थी अपने यहाँ के सभासद से, तो उसके हिसाब से बहुत पिछड़ा हुआ वार्ड रहा। कोई इतना खास विकास नहीं हो पाया वार्ड नंबर 16 में। जनता बेहतर जानती है और इंशाल्लाह जनता इस बार जो है ना कुछ नया भी चुनने वाली है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर देहरादून से है, जहां नगर निगम की 3 टीमों ने निर्माणाधीन संस्थाएं, स्कूल, नर्सरी, मॉल परिसर और कोचिंग संस्थानों के बेसमेंट में जलभराव की स्थिति का निरीक्षण किया। निगम की टीम को 29 जगहों के बेसमेंट और निर्माणाधीन प्रतिष्ठानों के बेसमेंट में जलभराव के कारण मच्छरों के लार्वा पाए गए, जिसके बाद वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी अविनाश खन्ना के निर्देश पर संबंधित भवन स्वामियों और अन्य के खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई। आज सुबह 8 बजे जो है सभी सैनिटरी इंस्पेक्टर्स के साथ जो है यहीं पर ही बुलाया गया था निगम में, और यहाँ से 3 टीमों का गठन करके शहर के विभिन्न अलग अलग मार्गों पे जहाँ पे निर्माणाधीन स्थल है या फिर हमारे बेसमेंट हैं जिन मॉल्स में या बड़े कॉम्प्लेक्स में, साथ ही साथ कहीं अगर हमारे पढ़ाई के इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल्स हैं, तो उसमें जो है निगरानी करने के लिए टीमें गई थी कि जल भराव की कहीं स्थिति तो नहीं, और अगर है तो कहीं उसमें लार्वा एक्टिविटी तो नहीं है। तो पाया गया कि कई जगह लार्वा एक्टिविटी मिली हमें, और ऐसे स्थानों को हमने 10-10 हज़ार रुपये के भी चालान किए। कुछ जगहों पे जो वेंडिंग थे, छोटे छोटे लोग थे, उन लोगों को भी करीब 500-500 रुपये के चालान किए। साथ ही साथ इसमें जो है हम लोगों ने राजपुर रोड स्थित कृष्णा टावर्स, जो आनंदम स्वीट हाउस है जहाँ, वहाँ पे भी गए थे। तो वहाँ पे तो काफ़ी आपत्तिजनक हालात मिले हमें, जिसमें कि जो बिजली के तार हैं वो जो है वहीं पर ही खुले में चल रहे हैं, और इसी के अतिरिक्त जो है जनरेटर का भी जो तार हैं वो भी खुले में चल रहे हैं। तो वहीं मानसून की दस्तक के बाद पूरे प्रदेश भर में भारी बारिश का दौर जारी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक लगातार हो रही बारिश के चलते भूस्खलन के साथ ही नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने आने वाले 2 से 3 दिनों के लिए एक बार फिर से पूर्वानुमान जारी किया है, जिसके चलते पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि 2 से 3 दिनों तक प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। खासकर देहरादून सहित आसपास के इलाकों में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
उत्तराखंड में लगातार मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार उत्तराखंड के तमाम हिस्सों में बारिश देखने को मिल रही है, जो कि आफत की बारिश बनकर एक बार फिर उत्तराखंड वासियों पर टूटती हुई नजर आ रही है। क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों की यदि हम बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है और जिससे भूस्खलन के मामले सामने आ रहे हैं और कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं मौसम विभाग की तरफ से आज भी 5 जिलों के अंदर भारी से भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें देहरादून, पौड़ी, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर शामिल है। और आप देखिएगा कि मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी करने के साथ साथ प्रशासन को भी अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि ऐसे मौसम में लगातार देखा जाता है कि उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं भूस्खलन के मामले सामने आते हैं और ऐसे में बड़े हादसे होने की संभावना बनी रहती है। उनसे बचने के लिए पहले से ही प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा जाता है और उसी का परिणाम है कि इस बार देखा जाए कि जो उत्तराखंड में हादसे हुए हैं वो बहुत कम हुए हैं। वो यही परिणाम है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से पहले से अलर्ट जारी किया जाता है और प्रशासन भी अलर्ट मोड पर रहता है। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार आपदा प्रबंधन की टीम हो, एनडीआरएफ की टीम हो, एसडीआरएफ की टीम हो, उनको भी निर्देश देते रहते हैं कि किस तरीके से उनको काम करना है और जो टाइम रिस्पॉन्स है, क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं जो होती हैं वो रोकी नहीं जा सकती, लेकिन उनको कम जरूर किया जाता है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी यही ध्येय रहता है कि वो रिस्पॉन्स टाइम कम से कम हो और जो दुर्घटनाएं हैं उनको बचाया जा सके, यानी कि जनहानि उत्तराखंड के अंदर ना हो, इसको लेकर लगातार कार्य किया जाता है और तमाम प्रशासन को भी अलर्ट मोड पर रखा जाता है। वहीं अभी देखिएगा कि अभी भी मौसम विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि उत्तराखंड वासियों को अभी कोई राहत मिलने वाली नहीं है, क्योंकि अभी आगे भी इसी तरह का मौसम बना रहेगा, यानी कि अगस्त के महीने तक ये मौसम इसी तरीके से बना रहेगा कि तमाम क्षेत्रों में बारिश होती रहेगी। और इससे कहीं ना कहीं चार धाम यात्रा में चलने वाले यात्रियों से भी अपील की जा रही है कि जब भी चार धाम यात्रा पर आए तो वो पहले मौसम का पूर्वानुमान जान लें, उसके बाद ही चार धाम यात्रा करें। इंडिया वॉइस, धनराज गर्ग, देहरादून। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां बहादुराबाद थाना क्षेत्र में डाक कावड़ियों की बाइक से टकराव शिव शांतनु पराशर घायल हो गए और शिव शांतनु पराशर को देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। बाइक की टक्कर से शिव के बाएं पैर फ्रैक्चर हो गया। तो वहीं हर साल 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत साल 2010 में की गई थी। विश्व स्तर पर बाघों के संरक्षण को लेकर भारत की स्थिति काफी अच्छी है। घनत्व के मामले में कॉर्बेट पार्क बाघों की संख्या में विश्व में अव्वल स्थान रखता है। यहाँ पर 260 से ज्यादा बाघ पाए जाते हैं। आपको ये भी बता दें कि 8 अगस्त 1936 को कॉर्बेट पार्क को हेली नेशनल पार्क नाम दिया गया। 1955 में हेली नेशनल पार्क को रामगंगा नेशनल पार्क का नाम मिला। 1957 में प्रसिद्ध दार्शनिक और शिकारी जेम्स एडवर्ड जिम कॉर्बेट के नाम पर इसका नाम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया था। देश भर में बाघों की गिनती हर 4 साल में होती है। इससे उनकी ग्रोथ रेट का पता लगाया जाता है। जो पूरा क्षेत्र है, जो पूरा कॉर्बेट लैंडस्केप है, ये बाघों की संख्या में और बाघों के घनत्व के मामले में पूरे विश्व में बहुत अच्छा स्थान रखता है। इसका जो प्रतिफल है वो ये कि यहाँ पर बहुत अलग अलग तरह की गतिविधियां पर्यटन के रूप में भी की जाती है। परंतु हम जो ऐसे अवसर होते हैं, ग्लोबल टाइगर डे के जैसे अवसर होते हैं, उसमें हम कम्युनिटीज को, जो आसपास के ग्रामीण हैं, उनको जोड़ने का भी इसमें लगातार प्रयास करते हैं। ग्लोबल टाइगर डे के दिन हमने कई तरह के प्रोग्राम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के आसपास बनाए हैं, जिसमें कई स्कूलों में जो टाइगर कंजर्वेशन के बारे में एक प्रोग्राम किए जाएंगे और उसके बाद जो हमारा महाविद्यालय है रामनगर का, वहाँ पर भी एक भाषण प्रतियोगिता की जा रही है और हमारे मुख्यालय में भी हम एक प्रोग्राम यहाँ पर करेंगे। इस पूरे उसका जो उद्देश्य है वो ये कि जो बाघ संरक्षण और जो उसके जो हम संवर्धन का कार्य कर रहे हैं उसके बारे में सब लोगों को जानकारी मिले और साथ ही जो आसपास की कम्युनिटीज हैं उनको इस क्षेत्र में जो बाघ बाहुल्य क्षेत्र है उसमें कैसे क्या समस्याएं आ सकती हैं और उन समस्याओं का कैसे निराकरण हो सकता है वो उनके बारे में उनको पता चल सके। देखिए 2010 से पूरे विश्व में जो है ग्लोबल टाइगर डे का जो है 29 जुलाई को सेलिब्रेशन किया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य जो है बाघों को संरक्षण, साथ ही साथ उनके प्रति जागरूकता फैलाना है। और कॉर्बेट में भी ये जो है कई वर्षों से मनाया जाता है और इसमें यही रहता है कि जो हमारे आसपास जो ग्रामीण हैं या फिर छात्र छात्राएं हैं उनको इसके प्रति जागरूक किया जाए और बाघों की संरक्षण और उसके संवर्धन के प्रति कार्य किया जाए। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।